हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। जो चैप्टर है आपका वो है शब्द विचार। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, एक तो आपका वर्ण विचार और एक आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। यकीन मानिए अगर आप ये बुक से कर लेते हैं एक बार थ्योरी, तो चाहे जितने भी एमसीक्यू लगा लेना है पेपर में, आपका क्वेश्चन 100-200% यहीं से आने वाला है। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, आपका एनसीईआरटी की बुक है ये, आपकी 8th क्लास की, और इससे आपके 15 से 16 टॉपिक ऐसे कवर हो जाएंगे, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इसमें एक्सरसाइज बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे अगर हम संधि से क्वेश्चन करते हैं, समाज से करते हैं, वाक्य से करते हैं, तो काफ़ी सारे एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं। देख लीजिए, मैं आपको एक बार ये थ्योरी करा रही हूँ इसमें, फिर हम यहाँ से एक्सरसाइज भी कर लेंगे। एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से मिले हुए सार्थक जो हमारे ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे आ, थल, नमक, काल। उपरोक्त ध्वनि समूह का विश्लेषण करने पर हमें क्या याद होता है? आ जो है ये कोई शब्द नहीं है, ये एक वर्ण है। लेकिन थल जो है इसमें देखो 4 वर्ण है, थ के साथ अ और ला के साथ आ, ये 4 वर्णों से मिलकर बना है। नमक में आपके 6 वर्ण हैं, काल में आपके 4 वर्ण हैं। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, और लेकिन वनडे एग्जाम में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने डिटेल में नहीं, क्योंकि उनका हिंदी सब्जेक्ट हो जाता है। फिर उपरोक्त ध्वनि समूह एक या अनेक वर्णों के संयोग से बने हैं। इनमें से प्रत्येक में निहित ध्वनि वर्ण स्वर में स्वतंत्र है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस परिभाषा के अनुसार, चूंकि ये एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि समूह है, इसीलिए ये शब्द हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि शब्द के मूल में ध्वनि होती है, परंतु ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई भी अर्थ नहीं होता। जब ध्वनि समूह सारवाण कोई अर्थ दे तभी इसका महत्व होता है। ऑब्वियसली अ, क, इनका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। जब एक शब्द बन जाता है या समूह बन जाता है और उसका कोई अर्थ निकलता है, तभी उसका महत्व होता है। अतः भाषा में सार्थक शब्दों का ही अत्यधिक महत्व है। यद्यपि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, और कभी कभी निरर्थक शब्द भी सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर निर्वाण हो जाते हैं। देखो, जैसे खिचकिच है, वाय है, चाय वाय, चाय वाय, तो अगर ये एक वाक्य में आ जाएं तो इनका अर्थ निकलता है, और वैसे प्रयोग करें तो नहीं निकलता। मैं तो रोज की खिचकिच से तंग आ गया हूँ, क्या चाय वाय भी पिलाओगे? तो यहाँ पर जो खिचकिच है इसका मतलब है कलह से, और वाय से है मतलब अन्य वस्तुओं से। तो ध्यान रखिएगा, निरर्थक रूप लेकर भी इनके भाव की सार्थकता है। ये वाक्य में स्थान पाकर अपना एक अर्थ प्रकट करते हैं। बात करते हैं शब्द और पद के बारे में। वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद उसे पद कहलाता है। अगर देखो, मान लो कोई शब्द है, जैसे चाय एक शब्द है, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ण मिले हुए हैं, वर्णों के संयोग से मिलकर बना है। लेकिन अगर यहाँ पर ये एक वाक्य में आ गया चाय, तो फिर ये एक पद बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह जो है वो शब्द कहलाता है, पर जब इनका प्रयोग वाक्य में होता है तब ये स्वतंत्र नहीं होता, अपितु व्याकरण के नियमों के अकॉर्डिंग लिंग वचन कारक में आ जाता है और उसका रूप भी बदलता है। इस स्थिति में वह केवल शब्द न रहकर वो क्या हो जाता है, एक पद हो जाता है। उदाहरण जैसे गोपाल पुस्तक पढ़ना, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, अब इसका रूप बदल गया है, व्याकरण के नियमों के रूप में बंधकर ये शब्द न होकर क्या बन गए हैं, पद हो गए हैं। लिंग वचन कारक संज्ञा सर्वनाम वो बन जाते हैं एक शब्द जो है जब वाक्य में प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं, शब्दों का वर्गीकरण। आप सभी को पता है कि भाषा अलग अलग स्रोतों से अपना शब्द भंडार बनाती है, एक वोकैब बनाती है। इसके लिए कुछ शब्द खुद बनाती है और कुछ शब्दों को अलग अलग शब्दों के मेल और भाषाओं से ग्रहण करती है। इनमें कुछ शब्द प्रयोग के आधार पर एक ही अर्थ देते हैं, जबकि कुछ शब्द जो हैं वो अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे में भाषा इनका एक क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण करती है, और शब्दों के आधार पर 4 आधार माने गए हैं। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर अगर हम शब्दों की बात करें, तो कोई शब्द हिंदी भाषा में कहाँ से आया, उसका स्रोत क्या है, इस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण इस वर्ग के अंतर्गत आता है। और हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्द के स्रोत को 5 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 4 ही लगाना: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संकर शब्द जो है ये संस्कृत में माना है, ये हिंदी में नहीं माना गया है। एनसीईआरटी में वैसे दे रखा है, लेकिन अगर आप मेनली पढ़ोगे तो आपको तत्सम, तद्भव और विदेशज तो
चार आपका करेक्ट रहेगा आंसर, ऐसे मत सोचिएगा गलत हो जाएगा। तत्सम जो शब्द होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ तत्सम शब्दों की, सबको पता भी होगी, मैं ही क्या बताऊंगी। जो भी आधे शब्द आ जाते हैं, आधे शब्द हो गए, या फिर आपके श्र वाले जो चीज़ है, ठीक है, या फिर आपकी बिंदी वाली या चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होते हैं, बिंदी वाले मोस्टली, वो आपके तत्सम होते हैं। जैसे जो शब्द संस्कृत के समान है और अपने मूल रूप के समान होने के कारण ये शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे देखो, दुग्ध हो गया, आधा ग आया, अग्नि आधा ग आया, भ के नीचे र आ गया, ये सारे आपके तत्सम शब्द होते हैं। जब करेंगे तो मैं आपको करा दूंगी तत्सम और तद्भव शब्द कौन कौन से हैं, एक्सरसाइज वाले। तद्भव शब्द वो होते हैं जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन उनका रूप बदल गया है। जैसे कास्ट का रूप बदल बदल के क्या हो गया है, काठ हो गया है। और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका रूप बदल के क्या हो जाता है, जैसे क्षीर है, क्षीर का रूप बदल बदल के क्या हो गया है, हम खीर कहने लगे हैं। ये अक्षय वाले शब्द भी क्या होते हैं, सारे आपके तत्सम होते हैं। क्षेत्र का रूप बदल के भी क्या हो गया है, खेत हो गया है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तद का अर्थ है उससे, संस्कृत में, और भव का अर्थ है उत्पन्न हुए। संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द वे तत्सम तद्भव शब्द हैं जो मूलतः संस्कृत के थे लेकिन उनका स्वरूप बदल गया है। इस प्रकार तद्भव जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से आए हैं, अतः संस्कृत भाषा के जो रूप बदलकर हिंदी में आ गए उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे काठ जो है ये तद्भव है लेकिन इसका तत्सम है काष्ठ। घर जो है अभी का शब्द है, हम इसको घर बोलने लगे, पहले ग्रह बोला जाता था। जैसे पत्ता जो है अभी का शब्द है, पत्र पहले बोलते थे। गाहक जो है अभी का शब्द है और ग्राहक उसको पहले बोला जाता था। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे दुर्बल का दुबला हो गया है, ये तत्सम है आपके इधर वाले, और ये इधर वाले आपके तद्भव है। कीट का कीड़ा, चरम का चमड़ा, क्षीर का खीर, हस्त का हाथ, सर्व का सब हो गया है, सूर्य का सूरज हो गया है, कोकिल का कोयल हो गया, मयूर का मोर हो गया, उच्च का ऊंचा हो गया, रात्रि का आपका रात हो गया, गदर्भ का गधा हो गया, नृत्य का नाच हो गया, घट का घड़ा हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके अक्षत्रिय, जैसे अक्षय क्षत्रिय, ये वाला जो शब्द है, ये वाला त्र वाला, श्र वाला, आधे वाले जो शब्द हैं वो आपके मोस्टली आपके तत्सम शब्द होते हैं। देशज जो होते हैं, जो हमारे देश के शब्द हैं, जो हमने कहीं से नहीं लिए, हमारे ही देश के हैं। जैसे आटा, घोड़ा, पेड़, चूहा, झाड़ू, लोटा, कूटना, घोंसला, मिर्च, कबाड़, तो ये सारे जो हैं जिनको हम बोलते हैं ये सारे देशज हैं। विदेशी शब्द वो होते हैं जो बाहर से हमने लिए हैं। विदेशी जातियाँ आती जाती रही हैं हमारे यहाँ पर बहुत। मुगल आए, अरबी आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, फिर आपके अंग्रेज आए, मुसलमान आए। तो ये सारे जो हैं ये अपनी भाषाओं के शब्दों को यहाँ पे छोड़ गए। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। जैसे कोट है, चाय है, लालटेन है, स्टेशन है, अमरूद है, कुली है, कुर्ता है, चाकू, कैंची, ये सारे आपके विदेशी शब्द हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द इस तरह से हैं। जैसे अरबी वाले शब्दों को पढ़ो, गुनाह, फ़कीर, फरिश्ता, शैतान, हज, मुसलमान, मस्जिद, तहसीलदार, बगावत, सुलह, हवलदार, अदालत, ये सारे क्या हैं, आपके अरबी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारे शब्द दिए हैं, अरबी पढ़ रहे हैं हम। कानून, जमानत, जुर्म, जुर्माना, किताब, खत, अनार, अमरूद, मुरब्बा, अफीम, इत्र, मौसम, फसल, खरीफ, तोता, बत्तख, सुबह, हिसाब, मरीज, किस्सा, दवा, बवासीर, हकीम, हलवाई, कसाई, बावर्ची, किला, मकबरा, महल, तस्वीर, कफन, किराया, मुंशी, रईस, मोहब्बत, नज़दीक, नहर, महफिल, जलसा। देखो नहर जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा इनका क्या किया था, एक्सपेंडेशन किया था, विस्तार किया था, और तुगलक वंश में नहरों का निर्माण हुआ था। अरबी शब्द है ये। तकाजा, फ़ायदा, मामला, मुकदमा, नकल। फ़ारसी की अगर हम बात करें, कालीन, अंगूर, किशमिश, चुकंदर, खून, गवाह, नमाज, पीर, चिलम, तंबाकू, काश्तकार, पैदावार, गुलाब, बुलबुल, खरगोश, कबूतर। देखो अब भी हम यही बोलते हैं। कुश्ती हो गया, गर्दन हो गया, दर्द, जिगर, दिल, दिमाग, कमीज़, चश्मा, खानदान, आमदनी, उम्मीद, आसमान, आज़ाद, गारा, दीवार, गुंबद, शहनाई, दरवाज़ा, पर्दा, पर्दा, पर्दा नहीं पर्दा,
प्याज, प्याज ही बोलते हैं हम, मेज़ बोलते हैं, गुब्बारा बोलते हैं, बदमाश, शादी। हमारा जो था वो ब्याह था, ब्याह। फिर विवाह हो गया, शादी भी बोलते हैं, फ़ारसी शब्द है शादी, सरकार भी फ़ारसी है, शिकार है, ये सारे आपके फ़ारसी शब्द हैं। तुर्की की बात करें, जितने भी मारकाट वाले शब्द हैं वो सारे तुर्की हैं। तोप, बंदूक, बारूद, खाराद, चाकू, लाश, कुर्ता, कैंची, कुल्फ़ी, जालिम। फ़ारसी, ओह सॉरी फ्रांसीसी, कारतूस, कूपन, रेस्तरां, काजू, ये सारे आपके फ्रांसीसीज़ हैं। अब पुर्तगाली की बात करें, कमरा, गमला, तौलिया, फीता, नीलाम, बाल्टी, संतरा, साबुन, कनस्तर। अंग्रेज़ी आपको ईज़िली समझ आ जाएँगे, अंग्रेज़ी वाले जैसे अ, ओ ध्वनि आती है इसमें। ऑपरेशन है, इंजेक्शन है, एक्स-रे है, ग्लूकोज़ है, थर्मामीटर, नर्स, सर्जन, एटम, ट्रांसफार्मर, ऑक्सीजन, एसिड, अगस्त, अप्रैल, किलोग्राम, पार्टी, मीटिंग, सेकंड, कार्बन, टाइप, रिबन, क्रिकेट, कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, ट्यूब, रबर, सीट, स्टैंड, ऑमलेट, केक, चॉकलेट, सिगरेट, ब्रेड, शर्ट, मजिस्ट्रेट, सूट, ओवरकोट, कोट, गाउन, जर्सी, जैकेट, टाई, फ्रॉक, टिकट, टेलीग्राफ, पार्सल, ऑफिस, फीस, कार्ड, मनी ऑर्डर, इंजीनियर, एजेंसी, कंपनी, स्कूल, हेडमास्टर, नंबर, पास, बिल, सिटी, सीबीआई, गवर्नर, कमिश्नर, कमांडर, कर्नल, कैप्टन, कैंप, राइफल, पैराशूट, स्टैंड गन, एसपी, चेयरमैन। ये सारे आपके इंग्लिश शब्द हैं। चीनी जो शब्द हैं मोस्टली च, ची, ची, चू, ये वाले, चाय, लीची, तूफान आदि। यूनानी, ग्रीक, डेल्टा, एटम, टेलीग्राम और टेलीफोन। टेलीफोन एक यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है, डेल्टा भी एक यूनानी शब्द है। संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं। जैसे देखो, गाड़ी हमारा हिंदी का है और रेल हमारा अंग्रेजी का है। लाठी हमारा हिंदी का है, चार्ज हमारा अंग्रेजी का है। घड़ी हिंदी का है, साज अरबी का है। टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी का है। तो ऐसे शब्द जो इसमें हिंदी भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा या फिर मतलब दो कोई भी भाषा हो, अरबी हो, तुर्की हो, फारसी हो, पुर्तगाली हो, डच हो, ग्रीक हो, लैटिन हो, एनीथिंग, वो आपके दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। फिर आपका आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं शब्दों के। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसका अगर हम मतलब उनको अगर हम खंडित कर दें या अलग अलग कर दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पैर, घोड़ा, घर, मेज, नाक, ये किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते और ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अगर हम इनके खंड कर दें तो इनका कोई भी क्या नहीं होगा, अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द वो होते हैं जो एक दूसरे के मेल से बने होते हैं और इनके मतलब सार्थक खंड हो सकते हैं। जैसे डाकघर, डाक को अलग कर दो, घर को अलग। विद्यालय, विद्या को अलग, आलय को अलग। डाक के लिए घर, विद्या के लिए आलय, सब्जी के लिए मंडी, सब्जी मंडी। वन, राज, ये आप इजीली पहचान लोगे। योगरूढ़ होते हैं जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो किंतु जिनसे सामान्य अर्थों का बोध न होकर एक विशेष अर्थ का बोध हो। जैसे देखो, ये तत्पुरुष समास जो होते हैं, बहुवीरी समास जो होते हैं, बहुवीरी, तत्पुरुष नहीं कहूँगी, ये बहुवीरी समास जो होते हैं, जैसे नीरज, नीर जमा ज, मतलब नीर जल और ज उत्पन्न होना। तो ये नीरज जो है ये कमल के फूल को प्रसिद्ध कमल के फूल के लिए बोला जाता है। जल में उत्पन्न होने वाला हर फूल नीरज नहीं होता, नीरज केवल कमल के फूल के लिए ही प्रयोग में आएगा। चार पाई मतलब चार पैरों वाली ये खाट, चार पैरों वाली प्रत्येक वस्तु चार पाई नहीं है, लेकिन चारपाई केवल खाट के लिए आता है। इसी प्रकार जलद दो है बादल के लिए, चौपाया जानवर के लिए। ये शब्द रूढ़ हो गए हैं, मिलकर बनने और विशेष अर्थ के घोतक होने से ये योग रूढ़ कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, रूढ़ शब्द मतलब शब्द तो होते हैं अपने आप में पूर्ण, लेकिन उनके अगर हम खंड कर दें तो वो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। यौगिक शब्द जो दूसरे शब्दों से मिलकर बने हैं और योग रूढ़ शब्द जो एक प्रॉपर शब्द होगा लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही प्रकट होगा, विशेष अर्थ। अब देखिए, अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं शब्दों के। एक होता है चार भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। तो ध्यान रखिएगा, अर्थ के आधार पर एकार्थी मतलब जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है, जैसे मेज, फर्श, रोटी, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, गाय, जैसे हमारे रूढ़ शब्द होते हैं, ये एकार्थी शब्द हैं, एक ही मीनिंग होगा।
अनेकार्थी के अलग अलग मीनिंग होंगे। जैसे सोना है, सोना को हम सोने की क्रिया और धातु विशेष। कुल हो गया, वंश है, परिवार है, सब मिलकर मतलब टोटल। पत्र को हम चिट्ठी भी बोलते हैं, पता भी बोलते हैं, समाचार पत्र भी बोलते हैं। बल को हम शक्ति भी बोलते हैं, बल को हम टेढ़ापन भी बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है, जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। पर्यायवाची आप सभी को पता है, जिन शब्दों के अर्थों में समानता होती है वो पर्यायवाची होते हैं। इनके शब्द पूर्णतः समानार्थी नहीं होते, किंतु उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। और विलोम होता है बिल्कुल उल्टा, जैसे धनी का निर्धन, अमीर का गरीब, बुराई का भलाई, नर का नारी, मित्र का शत्रु। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे देखो अमीर पूछा जाए तो गरीब ही लगाना, धनी पूछा जाए तो निर्धन ही लगाना। आपको पता है इंग्लिश और हिंदी में कहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं एंटोनियम सिनोनियम में। अगर वो आपको नाउन का सिनोनियम पूछ रहा है तो आपको नाउन ही डालना है, ऐसा नहीं होता। देखो सिनोनियम तो 2 या 3 मिल सकते हैं आपको ऑप्शन में, लेकिन आपको ये भी देखना है कि जो वर्ड आपको दिया है, जो आपको शब्द दिया है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है वो, या फिर आपका मतलब अगर नाउन से रिप्लेस करोगे तो नाउन ही आएगा, प्रोनाउन से रिप्लेस करोगे तो प्रोनाउन ही आएगा। ये ध्यान रखिएगा संज्ञा और विशेषण में बहुत ज़्यादा। और फिर अगर आपका भाववाचक संज्ञा है तो भाववाचक संज्ञा से ही। जैसे देखो बुराई जो है ये भलाई, ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा है, तो इनको बुराई से भलाई कोई अच्छा को बुरा से करते हैं। अच्छा और बुरा क्या है, विशेषण है। अच्छा हमारा विशेषण है, बुरा भी हमारा विशेषण है। लेकिन अगर बुराई हो गई और भलाई हो गई तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा। संज्ञा जब करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर आपके विकारी और अविकारी होते हैं। वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का का लड़के हो जाता है, लड़कों हो जाता है। और कुछ ऐसे ही रहते हैं जैसे आज, शीघ्र, बाहर, भीतर, वहाँ। मतलब इनके साथ चाहे स्त्रीलिंग आए चाहे पुल्लिंग आए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और पुरुष के प्रभाव के कारण चेंज हो जाते हैं। जैसे लिंग, लड़का खड़ा है तो हम लड़की खड़ा है नहीं बोल सकते, लड़की खड़ी है। मतलब लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आने पर, या फिर जो आपका पुरुष का प्रभाव आने पर जो चेंज हो जाते हैं उनको विकार कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लेकिन अविकारी शब्द वो होते हैं जिनके शब्द के रूप में किसी भी कारण से विकार नहीं आया था। अब देखो, वे यहाँ आए थे, वे यहाँ आए थे, तो ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं वे यहाँ आई थी, नहीं, वो गलत होगा। वे यहाँ पे आए थे, वे में आपके मतलब औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वीमेन भी हो सकती है। दूसरा आपका इन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक या पुरुष प्रभाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपका शब्द से रिलेटेड चैप्टर था। आप यकीन मानिए जब आप ये कर लेते हो एक बार थ्योरी अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं हमें हिंदी आती है, लेकिन हिंदी बहुत भयंकर वाली आती है पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठाते हैं जो एक्सेप्शन केस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप एक बार अच्छे से थ्योरी कर लीजिएगा, उसके बाद आप मल्टीपल टाइम MCQ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।